Hello, hi. Welcome to Beyond Fine Prints. So, आज we will discuss section 125, subclause 4, which is of CRPC. अगर मेंटेनेंस डालती है तो मैं आपको बताना चाहूंगी किन किन ग्राउंड पर जेंट्स को डिसमिस करा सकता है। एक तो अपोजिट पार्टी जो जेंट्स है वो ये साबित कर दे 125 सीआरपीसी ब्रैकेट में 4 कि वो एडल्ट्री में है, घर छोड़ के गई है जानबूझकर। और तीसरा है कि उसकी इनकम सफिशिएंट है, लग्जरी लाइफ बिता रही है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सारी चीज प्रूव करना बहुत जरूरी है और वो ओनर्स हस्बैंड रेस्पोंडेंट पे पड़ता है कि वो प्रूव करे कि वो एडल्ट्री में है। अच्छा, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ये हमारा सेक्शन है, सेक्शन 125। इसके लिए बहुत जरूरी क्या है कि प्रूव करना पड़ता है और सफिशिएंट एविडेंस होनी पड़ती है इसमें। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, अननेसेसरी ऐसे ही एलिगेशंस अगर आप लगा देते हैं कि वो किसी के साथ अडल्ट्री में है, अडल्ट्री के प्रूव करने के लिए आपके पास फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, चैट होनी चाहिए, कोई होटल्स के बिल्स होने चाहिए, होटल में वो दोनों एक साथ ठहरे हों और कंटिन्यूअसली होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये प्रूव नहीं होगा, तो वो नहीं कर सकता है। तो बेसिकली इसके ये रिक्विजिट्स होनी चाहिए। सो बेसिकली शी इज लिविंग इन adultery. It bars wife from maintenance if she is living in adultery. She refuses to live with her husband without sufficient reason. They are separated by mutual consent. ये मेरे ख्याल से 3 रिक्विजिट है जो होने चाहिए। 125 सीआरपीसी के मेन ग्राउंड्स हैं जो कि इसमें ये जो बता रहे हो वो इंक्लूड है, ये लीगल फ्रेम। तो यही इन्हीं के इंटरप्रिटेशन पे ही कोर्ट्स की काफी सारी जजमेंट्स आई हैं। हमारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 2025 की ही है, उसमें बोला है कि अडल्ट्री नेसेसरी, ये आपका हेल्ड दैट अडल्ट्री नेसेसरीली मींस sexual intercourse. That is what Madhya Pradesh High Court has ruled out. Mere emotional attachment or love for another man does not amount to living in adultery. The husband must prove an ongoing physical relationship, suspicion और फ्रेंडशिप इजंट इनफ। ये अभी मद्रास Right. रिसेंट हाई कोर्ट ने रूलिंग दी है 2025 के अंदर। तो अभी आपके इसमें आपका क्या विचार है? इसमें यही है कि जरूरी है प्रूव करना, हस्बैंड को जरूरी है। अगर नहीं है, अगर वैसे वेग एलिगेशंस लगाता है तो वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और अगर वो छोड़ के भी जाती है, अगर उसकी ज्यादा भी इनकम है, तो छोड़ना भी ये एक्चुअली बताना पड़ेगा कि ये छोड़ के इंटेंशनली डेजर्ट करके गई है, ये होना भी प्रूव करना है। ये सारी बातें अगर हम डिस्कस करें तो नहीं, ये जब केस चालू होता है ये एविडेंस पे डिपेंड करता है कि आपकी एविडेंस में कहीं ये आया हुआ है या पेटिशनर ने ये कहा है कि हाँ मैं नहीं रहना चाहती थी, मैं छोड़ के चली गई है। ये कहीं स्टेटमेंट किसी भी स्टेटमेंट में आया है? अगर नहीं है तो वो नहीं हो सकता है कि उसको मेंटेनेंस ना मिले। अगर वो ज्यादा भी कमाती है तब भी अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रूलिंग बहुत रूलिंग है, अगर वो कमाती भी है तब भी वो लाइबल है मेंटेनेंस लेने के। तो अगर इसमें हस्बैंड को रेस्टिट्यूशन डिक्री मिल जाती है तब भी वो मेंटेनेंस ले सकती है। ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंटेनेंस। इट डजंट मीन, है ना? तो ऐसा नहीं है कि आपको रेस्टिट्यूशन की डिक्री मिल गई है तो आप पे मेंटेनेंस के हकदार नहीं है। इवन हस्बैंड तलाक भी ले लेता है तो ये नहीं है कि उसको मेंटेनेंस उसके और उसके बच्चों का मेंटेन करना ही पड़ेगा। सो अभी मेरे सामने एक और मैंने एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग निकाली हुई है, रीना कुमारी वर्सेस दिनेश कुमार महतो 2025। ये कहते हैं a restitution decree does not automatically disqualify the wife. The magistrate must still examine whether she had sufficient reason to stay away, like cruelty, dowry harassment. The decree decree alone doesn't settle the sufficient reason question. तो ये जो वेरी नाइस। sufficient, हाँ जी, सो दिस इज ऑन द रेस्टिट्यूशन पे भी था। ये एक डिक्री मैंने रिसेंटली निकाली है। सो आपने अभी बोला कि अगर डिवोर्स डिक्री हो जाता है तब वो लाइबल नहीं है मेंटेनेंस लेने का। मेंटेनेंस, एडल्ट्री प्रूव हो गई ना। अडल्ट्री प्रूव हो गई तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा।
अगर So, डाइवोर्स हुआ है एडल्ट्री ग्राउंड पे, तो एडल्ट्री ग्राउंड पे जब डाइवोर्स डलता है तो जो पर्सन है जिससे एडल्ट्रेट है, तो उसको भी पार्टी वो भी पार्टी बनता है एज ए रेस्पोडेंट, अगर हस्बैंड ने डाला है। okay. और फर्स्ट वाइफ है, सेकंड जिसके साथ उसका रिलेशन है वो है। अगर इस पर डिग्री होता है तो Hmm. बट नेचुरली इट्स ट्रू, जैसा कि तुमने कहा है कि एडल्ट्री ग्राउंड पर डाइवोर्स ग्रांट हो गया, तो ये है कि उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। Right. So अभी ये मेरे पास there is another judgment which I have in front of me. Like you said, adultery के ground पे तो ये but understood है कि उसको maintenance नहीं मिलेगा. ठीक है. So इस पे हमारी बॉम्बे हाई कोर्ट है, हमारा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है. तो उन्होंने ये बोला है, hold final divorce decree on adultery is binding in section 125 proceedings. The wife can't ask the criminal court to re-litigate the same adultery findings. She loses her right to maintenance unless she challenges the decree itself. ग्राउंड पे अगर वो चैलेंज करा है जी और वहां वो चल रहा है, तो ये वाइफ फाइनल नहीं हुआ, वाइफ मेंटेनेंस लेने की हकदार है। बिल्कुल. सो ये है. अब इस पे ना एक और क्वेश्चन आता है हमारा. बर्डन ऑफ प्रूफ हस्बैंड पे, रेस्पोडेंट पे जो लगाता है, जो क्लेम करता है, उसी पे प्रूव करने का बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर ही होता है। जो क्लेम करता है कि वही तो में उसको है. प्रूव करना पड़ेगा, जो बिल्कुल. एलिगेशंस लगाता है उसी को प्रूव करना पड़ेगा, और ये प्रूव करने के लिए उसके पास ठोस सबूत होना चाहिए, सबूत एविडेंस एविडेंस होना होना चाहिए। चाहिए. मेयर अफेक्शन, मेयर लव, आप ये सब नहीं नहीं हो. एडल्ट्री में आता है ये। ठीक है. सो अभी इस पे like I have this in front of me that the husband bears the burden, like you said, you rightly said that the husband bears the burden. Vague allegations won't do, and throughout courts apply a welfare oriented lens. Section 125 exists to prevent vagrancy and destitution, so any doubt is resolved in favor of granting maintenance. Even if the wife is disqualified, her children's maintenance remains untouched. तो मतलब अब इसमें एक चीज है. अगर वाइफ को अगर एडल्ट्री पे अगर नहीं मिलता है, कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया, लेकिन बच्चों का राइट नहीं जाएगा इसमें, बच्चों को हमेशा मेंटेनेंस मिलेगा ही मिलेगा। बच्चों को मिल सकता है चाहे प्रूव भी मेंटेनेंस. हो जाए तो वाइफ के लिए डिक्लाइन है, लेकिन बच्चों के लिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. तो ये तो हमारे और कोई हमारा एंगल है जो 125 में हम डिस्कशन पे ला सकते हैं, बिकॉज आई थिंक बर्डन ऑफ प्रूफ. ये हर एक के केस टू केस डिफर करते हैं। जब केस चालू होता है, हाँ जी हाँ जी. उसका रिप्लाई क्या फाइल होता है, एविडेंस क्या आती है। 125 सीआरपीसी में जब हम इनकम एफिडेविट फाइल करते हैं, उसमें क्या क्या लकूना होती है दोनों पार्टीज के, तो उस पे सारा केस फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करता है। अच्छा. ठीक है. Section 125 CRPC is now section 144 of BNSS Act. ठीक है. So thank you. आज के लिए हमारा डिस्कशन आज हम इस बार ये मेंटेनेंस अगली चर्चा इस हम. बार एक नए विषय पे हम आएंगे। थैंक यू सो मच थैंक coming यू। on beyond fine prints. Thank you. ओके, Take बाय care. बाय। Bye.